ज्यादातर लोग इस किताब का नाम सुनते ही सोचते हैं कि यह बस अमीर बनने की कोई चालाक ट्रिक होगी। लेकिन यार, यह किताब पैसे से ज्यादा दिमाग की वायरिंग बदलने की बात करती है। नेपोलियन हिल ने 20 साल से भी ज्यादा समय उन लोगों के साथ बिताया जिन्हें दुनिया अमीर, सफल, प्रभावशाली कहती थी। आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। यह किताब इंसान की उस गहरी मानसिक गरीबी को उजागर करती है जो पैसे की कमी से नहीं, सोच की कमी से पैदा होती है। उसने उनसे सिर्फ यह नहीं पूछा कि आपने पैसा कैसे कमाया, उसने यह पूछा कि आप सोचते कैसे हैं, और यहीं से खेल बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, सोच से पैसा, ये थोड़ी फिल्मी बात नहीं लगती? और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं। हिल शुरुआत ही एक खतरनाक लाइन से करता है, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो दिमाग सच में कल्पना कर सकता है और जिस पर भरोसा कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। सुनने में मोटिवेशनल पोस्टर जैसा लगता है ना? लेकिन ठहरिए, अगर यह सच है तो इसका उल्टा भी सच है। अगर आपका दिमाग कमी, डर और शक को कंसीव और बिलीव कर रहा है तो आप वही अचीव करेंगे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद से कहा है मेरे बस का नहीं है? वही आपका आदेश था, और आपका दिमाग वफादार नौकर की तरह उस आदेश को पूरा कर रहा है। हिल का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है डिजायर। लेकिन यहां इच्छा का मतलब अच्छा होता अगर वाली इच्छा नहीं है। वह जलती हुई, बेचैन कर देने वाली, नींद उड़ा देने वाली इच्छा। वह जो आपको अंदर से खाए, वह जो आपको मजबूर करे कि या तो मैं इसे पाऊंगा या टूट जाऊंगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे चाहते हैं पर चाहत में आग नहीं होती। आपने भी किया है ना? काश मेरी सैलरी बढ़ जाए, काश मेरा बिजनेस चल जाए। यह काश वाला जीवन है, और काश वाले लोग इतिहास नहीं बनाते। हिल कहता है कि इच्छा को डेफिनेट होना चाहिए। कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, बदले में क्या देंगे? अगर आपके पास साफ जवाब नहीं है तो ये इच्छा नहीं, ये भ्रम है। ये लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई साफ लक्ष्य नहीं है तो आप किसी और के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। ऑफिस में, समाज में, परिवार में, कहीं ना कहीं आप किसी और की कहानी का एक्स्ट्रा हैं। और अगर आपने इसे नहीं बदला तो साल बाद भी आप वहीं खड़े होंगे, बस उम्र बढ़ जाएगी। हिल एक 6 स्टेप फॉर्मूला देता है अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए। वह कहता है, सिर्फ सोचना नहीं, लिखना। सिर्फ सपना नहीं, प्लान बनाना। सिर्फ उम्मीद नहीं, रोज पढ़ना और खुद को याद दिलाना। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि लिखना, दोहराना, खुद को समझाना यह बोरिंग लगता है। लेकिन सच यह है कि आपका अवचेतन मन रेपिटेशन से ही बदलता है। फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। यह हिल की एक और लाइन है, यानी विश्वास दिमाग की लैब में मुख्य रसायनज्ञ है। जो विचार बार बार विश्वास के साथ दोहराया जाता है, वह धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। अब अगर आप रोज अपने डर को दोहरा रहे हैं, अगर फेल हो गया तो आपका दिमाग उसी दिशा में केमिकल तैयार कर रहा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। सुबह उठकर आप क्या सोचते हैं? उत्साह या चिंता, संभावनाएं या समस्याएं? ईमानदारी से बताइए, आपने अपने दिमाग को कब आखिरी बार जानबूझकर पॉजिटिव दिशा में ट्रेन किया? हिल ऑटो सजेशन की बात करता है। यह कोई जादू नहीं है, यह सेल्फ कंडीशनिंग है। जैसे आप जिम में मसल्स बनाते हैं, वैसे ही शब्दों से विश्वास बनाते हैं। लेकिन एक खतरा है, अगर आप सिर्फ शब्द दोहरा रहे हैं और अंदर से हंस रहे हैं, अरे ये क्या बकवास है, तो यह काम नहीं करेगा। दिमाग को बेवकूफ नहीं बना सकते, उसे भावनात्मक ईंधन चाहिए। यही लोग अटकते हैं। वे अफर्मेशन तो बोलते हैं पर एक्शन नहीं लेते, और फिर कहते हैं देखा, काम नहीं किया। हिल साफ कहता है, इच्छा प्लस विश्वास प्लस कार्य, तीनों। सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपका विश्वास धीरे धीरे मर जाएगा, और मरा हुआ विश्वास सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि फिर आप कोशिश करना भी छोड़ देंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ठान लेता है कि अगले 2 साल में वह अपनी आय दोगुनी करेगा। वह लिखता है, रोज पढ़ता है, योजना बनाता है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लोग हंसते हैं, परिवार कहता है इतना बड़ा मत सोचो। वह थोड़ा डगमगाता है, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। जब बाहरी आवाजें तेज होती हैं, आपकी अंदर की आवाज धीमी पड़ जाती है, और यही मानसिक खतरा है। अगर आपने बाहरी शोर को अपने अंदर की आग से बड़ा होने दिया तो खेल खत्म। हिल ने देखा कि हर सफल व्यक्ति के पास एक बर्निंग डिजायर था, और उससे भी ज्यादा एक असहनीय दर्द था असफल रहने का। वे एवरेज से डरते थे,
सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग असफलता से नहीं, मजाक से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, और यही हमारी सोच को गरीब बनाए रखता है। हिल कहता है, डर सबसे बड़ा दुश्मन है, खासकर गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर। ये डर हमारे फैसलों को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए। क्या आपके बड़े फैसले उत्साह से आते हैं या डर से? नौकरी इसलिए पकड़ी है क्योंकि पसंद है, या इसलिए क्योंकि सुरक्षित है? यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी के बड़े फैसले डर से चल रहे हैं, तो आप कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। हिल की बातों में एक अजीब सी सादगी है। वह कहता है, अपने लक्ष्य को रोज 2 बार जोर से पढ़ो, महसूस करो जैसे वह पहले ही सच हो चुका है। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा, लेकिन समझिए, आपका अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं करता। जब भावना जुड़ी हो, वह उसी दिशा में संसाधन खोजने लगता है, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। इच्छा जगी, विश्वास जगाया, शब्द दोहराए, थोड़ा एक्शन लिया, थोड़ी असफलता मिली, थोड़ा मजाक सहा, फिर भी टिके रहे। धीरे धीरे अंदर एक नया व्यक्तित्व बनना शुरू होता है। लेकिन एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, अगर आपकी इच्छा उधार की है, समाज की है, तुलना की है, तो यह पूरी प्रक्रिया टूट जाएगी। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। क्या आपकी चाहत सच में आपकी है, या सिर्फ दुनिया को दिखाने की? अब जब इच्छा की आग जली, विश्वास का बीज बोया और शब्दों से अपने दिमाग को प्रोग्राम करना शुरू किया, तो एक नई दीवार सामने खड़ी होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और सच बताऊं, यही बहुत लोग खुद को धोखा देते हैं। वे सोचते हैं, मेरे पास डिग्री है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब पता है। लेकिन हिल एक बहुत खतरनाक बात कहता है, नॉलेज विल नॉट अट्रैक्ट मनी अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड। यानी सिर्फ ज्ञान पैसा नहीं खींचता, जब तक वह व्यवस्थित और सही दिशा में इस्तेमाल न हो। यह लाइन सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ईमानदारी से बताइए, आपके पास जो ज्ञान है, क्या वह सीधे आपकी आय बढ़ा रहा है, या बस बातचीत में काम आता है? हम सबने देखा है, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग औपचारिक शिक्षा में बहुत आगे नहीं होते, फिर भी करोड़ों कमा लेते हैं। फर्क कहां है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या पढ़ाई बेकार है? नहीं यार, पढ़ाई बेकार नहीं है, लेकिन बिना दिशा के पढ़ाई, बिना उद्देश्य के ज्ञान बस दिमाग भरता है, जेब नहीं। हिल साफ कहता है कि सफल लोग हर चीज खुद नहीं जानते, वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और किससे सीखना है। यही एक गलत धारणा टूटती है। हमें बचपन से सिखाया गया, सब कुछ खुद सीखो, खुद करो। लेकिन हिल कहता है, मास्टरमाइंड का सिद्धांत अपनाओ, यानी ऐसे लोगों का समूह बनाओ जिनकी विशेषज्ञता अलग अलग हो और एक साझा लक्ष्य हो। जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही दिशा में काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य मानसिक शक्ति पैदा होती है। यह सुनने में थोड़ा रहस्यमय लगेगा, लेकिन ठहरिए, क्या आपने महसूस नहीं किया कि जब आप किसी प्रेरित व्यक्ति के साथ बैठते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है, और जब आप नकारात्मक लोगों के बीच होते हैं, तो आपकी ऊर्जा गिर जाती है? यह कोई संयोग नहीं है, यह मानसिक तरंगों का खेल है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपके आसपास के 5 लोग कौन हैं? क्या वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या आप सिर्फ सुविधा के कारण उन्हीं लोगों के साथ टिके हुए हैं? हिल एक और झटका देता है, जनरल नॉलेज इज ऑफ लिटिल यूज। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सबको सब जानने वाला बनना पसंद है। लेकिन पैसा उस व्यक्ति की ओर जाता है जो किसी खास समस्या को खास तरीके से हल कर सकता है। स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक रिवॉर्ड। अगर आपने आज तक अपनी कोई खास स्किल इतनी गहराई से नहीं सीखी कि लोग उसके लिए भुगतान करें, तो आपको यह सुनना पड़ेगा, आप रिप्लेसेबल हैं। और रिप्लेसेबल लोग कभी बार्गेनिंग पावर नहीं रखते। यह कठोर है, लेकिन सच्चाई है। अब यहाँ एक मानसिक खतरा है। अगर आपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज विकसित नहीं किया, तो आने वाले समय में कंपटीशन आपको कुचल देगा। दुनिया तेज हो रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर आप वही हैं जो 5 साल पहले थे, तो आप पीछे हैं, और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आपकी आय वहीं अटकी रहेगी। हिल इमेजिनेशन की बात करता है, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है, जो पहले से मौजूद है उसे नए संयोजन में इस्तेमाल करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है बिल्कुल नया विचार पकड़ना। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इमेजिनेशन का इस्तेमाल सिर्फ डर बनाने में करते हैं। अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, आपने भी किया है ना? आपने अपने दिमाग की क्रिएटिव शक्ति को वर्स्ट केस सिनेरियो बनाने में खर्च किया है,
यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। अगर वही इमेजिनेशन आप सॉल्यूशन ढूंढने में लगाए तो तस्वीर बदल सकती है। हिल कहता है कि पैसा एक विचार से शुरू होता। हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ा आविष्कार पहले किसी के दिमाग में एक छोटा सा आइडिया था। फर्क बस इतना था कि उस व्यक्ति ने उस आइडिया को पकड़ कर रखा, उसे पोषित किया, उसे एक्शन में बदला। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि आइडिया को पकड़ कर रखना आसान नहीं है। बीच में संदेह आता है। लोग कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, परिवार कहता है रिस्क मत लो, और धीरे धीरे वह आइडिया मर जाता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। क्या आपने कभी किसी आइडिया को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि किसी और ने उसे बेकार कहा? क्या आपने कभी अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं किया? हिल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की बात करता है। इच्छा है, ज्ञान है, आइडिया है, लेकिन बिना योजना सब हवा है। वह कहता है लिखो कि आप क्या करेंगे, कब करेंगे, किसके साथ करेंगे, और अगर पहली योजना फेल हो जाए तो नई बनाओ। वह साफ कहता है सक्सेसफुल पीपल कीप ऑन गोइंग, अनसक्सेसफुल पीपल क्विट। यहाँ असली परीक्षा शुरू होती है। योजना बनती है, उत्साह आता है, 2 हफ्ते काम होता है, फिर रुकावट आती है, थोड़ा नुकसान, थोड़ा मजाक, और आप सोचते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं है। यही वह पल है जहां आपकी डेस्टिनी तय होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने कितनी बार शुरुआत की और बीच में छोड़ दिया? जिम, नया कौशल, साइड बिजनेस, शुरुआत में जोश, फिर बहाना, और फिर वही पुरानी जिंदगी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फेलियर अक्सर योजना की कमी से आता है, क्षमता की कमी से नहीं। हम खुद को कम आंकते हैं, लेकिन सच में हम अधूरी तैयारी के शिकार होते हैं। हिल सलाह देता है कि अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाओ जो आपकी कमी पूरी कर सकें। ये ईगो तोड़ने वाला है, क्योंकि हम सबको लगता है मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन सच यह है कि अकेला व्यक्ति सीमित है, टीम के साथ वह एक्सपोनेंशियल हो सकता है। और अगर आपने ईगो नहीं छोड़ा तो आप छोटे ही रहेंगे। यह हार्श है, लेकिन सोचिए, क्या आपकी जिद आपको रोक रही है? क्या आप मदद मांगने से डरते हैं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे? इच्छा थी, विश्वास आया, ज्ञान को दिशा मिली, कल्पना ने आइडिया दिया, योजना बनी, थोड़ी कोशिश हुई, थोड़ी ठोकर लगी, फिर सवाल आया क्या टिके रहना है? यहीं से परसिस्टेंस की कहानी शुरू होती है। और अगर आपके अंदर यह नहीं है तो अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। लेकिन परसिस्टेंस बनता कैसे है? क्या यह जन्म से आता है या बनाया जा सकता है? और अगर आपने इसे नहीं सीखा तो क्या आपकी सारी इच्छाएं बस अधूरी कहानियां बनकर रह जाएंगी? अब बात वहीं से उठाते हैं जहां आप शायद थोड़ा असहज होकर बैठे हैं। इच्छा थी, विश्वास जगाया, ज्ञान को दिशा दी, योजना बनाई, लेकिन सच बताऊं, यह सब तब तक कागजी है जब तक आपके अंदर परसिस्टेंस नहीं आता। और यह वह जगह है जहां 90% लोग गिर जाते हैं चुपचाप, बिना शोर किए। हिल साफ कहता है परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। यानी जैसे स्टील को मजबूत बनाने के लिए कार्बन जरूरी है, वैसे ही इंसान के चरित्र को मजबूत बनाने के लिए परसिस्टेंस जरूरी है। सुनने में अच्छी लाइन है, लेकिन इसे जीना, यह अलग खेल है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कोई लक्ष्य तय किया और फिर 3 हफ्ते बाद आपका उत्साह ठंडा पड़ गया? जिम की मेंबरशिप ली, ऑनलाइन कोर्स खरीदा, बिजनेस आइडिया शुरू किया, और फिर जीवन बिजी हो गया। ये बिजी शब्द बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके पीछे अक्सर कमिटमेंट की कमी छिपी होती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे टिकते नहीं हैं। हिल परसिस्टेंस को इच्छा से जोड़ता है। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आपकी परसिस्टेंस भी कमजोर होगी। यही कारण है कि उधार की इच्छाएं टिकती नहीं। अगर आप पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि पड़ोसी ने नई कार खरीदी है, तो पहली मुश्किल आते ही आपका जोश मर जाएगा। लेकिन अगर आप पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप अपने परिवार की हालत बदलना चाहते हैं, अपनी आजादी चाहते हैं, तो आप टूटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपकी इच्छा किस स्तर की है, दिखावे की या दर्द की? हिल परसिस्टेंस के 4 मुख्य कारण बताता है: डेफिनेट पर्पस, बर्निंग डिजायर, सेल्फ रिलायंस और ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स। अगर इन 4 में से एक भी डगमगाया तो आपकी निरंतरता टूट जाएगी। और सच कहूं, सबसे ज्यादा सेल्फ रिलायंस टूटता है। हम खुद पर भरोसा नहीं रखते। फेथ रिमूव्स लिमिटेशंस, ये हिल की सीधी बात है, यानी विश्वास सीमाएं हटाता है। लेकिन अगर आप हर असफलता के बाद खुद को कोसते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। अगर आप खुद के खिलाफ बोल रहे हैं तो दुनिया को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही अपने दुश्मन हैं। अब जरा सोचिए,
एक व्यक्ति ने नया बिजनेस शुरू किया। पहले महीने नुकसान, दूसरे महीने थोड़ा सुधार, तीसरे महीने फिर गिरावट। लोग कहते हैं छोड़ दे। वह सोचता है शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। अगर वह यहां छोड़ देता है तो कहानी खत्म। लेकिन अगर वह रुककर विश्लेषण करता है कहां गलती हुई, क्या बदल सकता हूं, तो वही असफलता डेटा बन जाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप असफलता को फीडबैक मानते हैं या वर्डिक्ट। हिल एक और शक्तिशाली विचार देता है, मास्टरमाइंड अलायंस। वह कहता है कि परसिस्टेंस अकेले बनाए रखना मुश्किल है, इसलिए ऐसे लोगों का समूह चाहिए जो आपको याद दिलाते रहें कि आप क्यों शुरू हुए थे। लेकिन यहां एक खतरा है। अगर आपका समूह खुद एवरेज सोच वाला है तो वे आपकी परसिस्टेंस तोड़ देंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सुनना आसान नहीं कि शायद आपको अपना सर्कल बदलना पड़े। लेकिन सच बताऊं, अगर आपके आसपास के लोग आपकी एम्बिशन से असहज हैं, तो या तो आप छोटा सोचने लगेंगे या अकेले पड़ जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपनी एम्बिशन छुपाई है ताकि लोग आपको ओवर न समझें? हिल फियर की बात फिर से करता है, खासकर क्रिटिसिज्म का डर। यह परसिस्टेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब लोग हंसते हैं, ताना मारते हैं, तो अंदर की आवाज कमजोर हो जाती है। और अगर आपने इस डर को पहचाना नहीं, तो आप धीरे धीरे सेफ खेलना शुरू कर देंगे। यहां मानसिक खतरा साफ है। सेफ खेलते खेलते आप औसत बन जाएंगे, और औसत जीवन यार धीरे धीरे अंदर से मारता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक अधूरापन रहता है। हिल एक और बात कहता है, विल पावर और डिजायर मिलकर परसिस्टेंस बनाते हैं। विल पावर अकेले ज्यादा देर नहीं चलती। अगर लक्ष्य दिल से जुड़ा नहीं है तो डिसिप्लिन टिकेगा नहीं, इसलिए बार बार वह डेफिनेट पर्पस पर लौटता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, परसिस्टेंस चाहिए, लेकिन आएगा कैसे? हिल कहता है, इसे विकसित किया जा सकता है छोटे छोटे कमिटमेंट्स निभाकर, रोज थोड़ा सा आगे बढ़कर, खुद से किया वादा निभाकर। यहाँ प्रोग्रेशन शुरू होती है। आपने लक्ष्य लिखा, रोज पढ़ा, एक छोटी एक्शन ली, एक दिन स्किप किया, गिल्ट हुआ, फिर अगले दिन वापस ट्रैक पर आए। यह छोटी जीत है, लेकिन यही मोमेंटम बनाती है। और सच बताऊं, परसिस्टेंस ग्लैमरस नहीं है। इसमें ताली नहीं बजती, इसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, इसमें रेपिटेशन है, बॉर्डम है, डाउट है, और फिर भी काम करना है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। क्या आप बॉर्डम सह सकते हैं? क्या आप बिना इमीडिएट रिजल्ट के मेहनत कर सकते हैं? हिल यह भी कहता है कि परसिस्टेंस की कमी अक्सर एक्सक्यूजेस के रूप में दिखती है। समय नहीं है, पैसा नहीं है, सही लोग नहीं मिले, सुनने में वैलिड लगते हैं। लेकिन गहराई में जाए तो यह अक्सर कमिटमेंट की कमी है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सच में चाहते तो रास्ता निकालते। यह हार्श है, लेकिन यहीं बदलाव शुरू होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपके जीवन का वह कौन सा क्षेत्र है जहां आपने जल्दी हार मान ली, और अगर आप वहां टिके रहते तो आज तस्वीर अलग होती। हिल बार बार कहता है, टेम्पररी डिफीट इज नॉट परमानेंट फेलियर, यानी अस्थाई हार स्थायी असफलता नहीं है। फर्क सिर्फ यह है कि आप उसे कैसे देखते हैं। और यहीं से अगला दरवाजा खुलता है, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। यह शब्द सुनकर आप चौंक सकते हैं, और सच कहूं, बहुत लोग यहां किताब बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी ऊर्जा का स्तर बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपनी कच्ची ऊर्जा को रचनात्मक शक्ति में बदल सकते हैं, या वह ऊर्जा आपको ही नियंत्रित कर रही है? अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग या तो हंसते हैं या असहज होकर किताब बंद कर देते हैं। हिल इसे कहता है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नाम सुनते ही दिमाग भटक जाता है ना? लेकिन ठहरिए, अगर आप यहां सतही सोच लेकर आए हैं तो यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह विषय हल्का नहीं है। हिल का दावा है कि इंसान के अंदर सबसे शक्तिशाली ऊर्जा सेक्सुअल एनर्जी है, और अगर इसे सिर्फ शारीरिक संतुष्टि तक सीमित रखा जाए तो यह क्षणिक सुख देती है। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को रिडायरेक्ट किया जाए इमेजिनेशन, एम्बिशन, क्रिएटिविटी की तरफ, तो यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी उपलब्धियां पैदा कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, यह कैसे संभव है? यार, इसे ऐसे समझो, जब कोई व्यक्ति गहरे आकर्षण या प्रेम में होता है, उसकी ऊर्जा, उसकी कल्पना, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वह ज्यादा एक्सप्रेसिव, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। हिल कहता है कि यही हाइटेंड इमोशनल स्टेट अगर कॉन्शियसली किसी बड़े लक्ष्य की तरफ मोड़ी जाए तो उसका इम्पैक्ट कई गुना हो जाता है। सेक्स एनर्जी इज द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ ऑल जीनियसेस। यह हिल की सीधी लाइन है। वह कह रहा है कि हर महान उपलब्धि के पीछे एक प्रबल भावनात्मक ऊर्जा होती है। यह सिर्फ जैविक ड्राइव नहीं है, यह रचनात्मक शक्ति है। लेकिन अगर आपने इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया
तो यह आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ईमानदारी से बताइए आपकी कितनी ऊर्जा डिस्ट्रैक्शन में चली जाती है। सोशल मीडिया, फ्लीटिंग रिलेशनशिप्स, फैंटेसी यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। और हर बार जब आपकी ऊर्जा बिखरती है, आपका फोकस कमजोर होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपकी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा आपके लक्ष्य को मिल रही है या आपकी कमजोरियों को? हिल यह नहीं कहता कि इच्छाओं को दबाओ, वह कहता है उन्हें ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसम्यूट करो। जैसे बिजली को सही तारों में डालो तो रोशनी बनती है, और गलत जगह गिर जाए तो आग लगा देती है। ऊर्जा न्यूट्रल है, दिशा तय करती है कि वह आपको बनाएगी या गिराएगी। यही मानसिक खतरा है। अगर आपने अपनी भावनात्मक ऊर्जा को दिशा नहीं दी, तो वह आपको दिशा देगी, और अक्सर वह दिशा कंफर्ट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की होती है। हिल ऑब्जर्वेशन से कहता है कि ज्यादातर महान लीडर्स, आर्टिस्ट्स, इनोवेटर्स अपने जीवन के किसी दौर में इंटेंस इमोशनल स्टेट में थे। प्रेम, आकर्षण, गहरी चाहत, उस भावना ने उनके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाया। वे ज्यादा डिसाइसिव हुए, ज्यादा डेयरिंग हुए। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या बिना प्रेम के सफलता नहीं? सवाल प्रेम का नहीं है, सवाल ऊर्जा के स्तर का है। जब भावनाएं गहरी होती हैं, तो आपकी इमेजिनेशन शार्पन हो जाती है, आप बड़े सपने देखने लगते हैं। और अगर उस वक्त आपके पास डेफिनेट पर्पस है, तो वह सपना डायरेक्शन पकड़ लेता है। लेकिन अगर डेफिनेट पर्पस नहीं है, तो वही ऊर्जा आपको भटका देगी। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो आपकी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा छोटे सुखों में खर्च हो जाएगी। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप इमोशनली इंस्पायर्ड होते हैं, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और जब आप इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, तो सब कुछ भारी लगता है? हिल कहता है, सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिविटी में बदलने का पहला कदम है अवेयरनेस। आपको पहचानना होगा कि यह ऊर्जा कब जाग रही है, और उसी समय कॉन्शियसली अपने गोल पर ध्यान लगाना है, विजुअलाइजेशन करना है, प्लान बनाना है। यह सुनने में आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि इंस्टिंक्ट आपको आसान रास्ता दिखाएगा और डिसिप्लिन आपको कठिन रास्ता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए। क्या अगर भावनाएं आपको कंट्रोल कर रही हैं, तो आप स्लेव हैं। अगर आप भावनाओं को चैनल कर रहे हैं, तो आप क्रिएटर हैं। यहाँ प्रोग्रेशन दिखता है। पहले इच्छा जगी, फिर विश्वास आया, फिर योजना बनी, परसिस्टेंस ने थोड़ा शेप दिया। अब ऊर्जा को रिफाइन करना है। यह अंदर का काम है। आप कोशिश करेंगे, 2 दिन डिसिप्लिन रहेगा, तीसरे दिन टेम्पटेशन आएगा, शायद गिरेंगे, गिल्ट होगा, फिर उठेंगे। यही प्रक्रिया है। यह ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ एक असहज सच्चाई है। अगर आपने अपनी ऊर्जा को कभी कॉन्शियसली डायरेक्ट करना सीखा ही नहीं, तो आप अपनी ही पोटेंशियल के खिलाफ जी रहे हैं। हिल का मकसद रिप्रेशन नहीं है, उसका मकसद एलिवेशन है। वह कहता है, जब यह ऊर्जा इमेजिनेशन के साथ जुड़ती है, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडियाज पैदा होते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपके अंदर कितनी क्रिएटिव एनर्जी डोमेंट पड़ी है, और क्या आप उसे सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर में खर्च कर रहे हैं? यह सुनना कठिन है, लेकिन अगर आपने इसे नहीं समझा, तो आप हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढते रहेंगे, जबकि असली फ्यूल आपके अंदर है। और यहीं से अगला दरवाजा खुलता है, द सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि जो ऊर्जा, जो विचार, जो भावना बार बार दोहराई जाती है, वही आपके अवचेतन में जड़ पकड़ती है। लेकिन अगर आपके अवचेतन में डर, संदेह और बिखरी हुई इच्छाएं भरी हैं, तो क्या होगा? और क्या आप सच में जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपके लिए काम कर रहा है या आपके खिलाफ? अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। हिल इसे कहता है द सबकॉन्शियस माइंड। और सच बताऊं, अगर आपने यहां तक बात समझ ली है, तो अब आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि अब बहाने कम पड़ने वाले हैं। हिल कहता है कि आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। द सबकॉन्शियस माइंड विल नॉट रिमेन आइडल, यानी यह कभी खाली नहीं रहता। इसमें कुछ न कुछ बोया ही जा रहा है। सवाल यह नहीं कि बोया जा रहा है या नहीं, सवाल यह है क्या बोया जा रहा है। अगर आपने जानबूझकर पॉजिटिव डिजायर, डेफिनेट पर्पस और फेथ के बीज नहीं बोए, तो डिफॉल्ट रूप से डर, चिंता और संदेह के बीज उगेंगे। और यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं सोचूंगा तो सब ठीक रहेगा। नहीं, आपका दिमाग खाली नहीं रहता। वह या तो आपके लिए काम करेगा या आपके खिलाफ। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अपने विचारों को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आप कंट्रोल्ड हैं। हिल साफ कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड इमोशन के जरिए काम करता है। सिर्फ सूखी जानकारी उससे कम्युनिकेट नहीं करती। अगर आप अपने गोल को सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन महसूस नहीं करते,
तो वह अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप उसे भावनात्मक इंटेंसिटी के साथ विजुअलाइज करते हैं, जैसे वह अभी सच हो चुका है, तो वह गहराई में उतरता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ सोचने से सब बदल जाएगा? नहीं यार, सिर्फ सोचने से नहीं, लेकिन सोच दिशा तय करती है, एक्शन एक्सिक्यूशन है, लेकिन सबकॉन्शियस नेविगेशन सिस्टम है। ईमानदारी से बताइए, आप रोज अपने दिमाग में किस तरह की फिल्म चला रहे हैं? वर्स्ट केस सिनेरियो या बेस्ट केस विजन? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। हिल कहता है, द सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स फर्स्ट ऑन द डोमिनेटिंग डिजायर्स व्हिच हैव बीन मिक्स्ड विद इमोशनल फीलिंग। यानी जो इच्छा सबसे ज्यादा भावनात्मक ताकत के साथ दोहराई जाती है, वही डोमिनेट करती है। अगर आपका डोमिनेंट इमोशन फियर है, तो सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम करेगा। अगर डोमिनेंट इमोशन फेथ है, तो परिणाम अलग होंगे। यही मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने अपने डोमिनेंट इमोशन को नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी का पैटर्न भी नहीं बदलेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपकी रातें चिंता में जाती हैं? क्या आप बार बार वही नकारात्मक बातें सोचते हैं? अगर हां, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को एम्पलीफाई कर रहा है। हिल एक और महत्वपूर्ण बात कहता है, ऑटो सजेस्शन सबकॉन्शियस तक पहुंचने का दरवाजा है। आप जो शब्द खुद से बार बार कहते हैं, वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। अगर आप खुद को बार बार एवरेज कहते हैं, तो आप एवरेज रहेंगे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने अपने बारे में जो कहानी बना रखी है, वही आपकी हकीकत बनती जा रही है। अब प्रोग्रेशन देखिए। आपने गोल लिखा, उसे पढ़ा, इमोशन जोड़ा, थोड़ा एक्शन लिया, बीच में डाउट आया, आपने खुद से कहा शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। उसी क्षण आपने अपने सबकॉन्शियस को कॉन्ट्रोडिक्टरी सिग्नल भेज दिया, और सबकॉन्शियस कंफ्यूजन में रहता नहीं, वह डोमिनेंट सिग्नल पकड़ता है। अगर डाउट ज्यादा है, तो डाउट डोमिनेट करेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि शायद समस्या बाहर नहीं, अंदर है। हिल कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा है। यह लाइन थोड़ी रहस्यमय लग सकती है, लेकिन उसका मतलब यह है कि जब आपका दिमाग साफ, फोकस्ड और इमोशनली अलाइंड होता है, तो आपको आइडियाज, इंट्यूशन, सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी समस्या पर डीपली फोकस्ड होते हैं, तो अचानक कोई सॉल्यूशन कहीं से आता है? वही सबकॉन्शियस का काम है। लेकिन अगर आपका दिमाग बिखरा हुआ है, थोड़ी एम्बिशन, थोड़ा डर, थोड़ी जेलसी, थोड़ी लेजीनेस, तो सिग्नल साफ नहीं होगा। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपका अंदरूनी संसार अव्यवस्थित है, तो बाहरी संसार भी वैसा ही रहेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपने कभी कॉन्शियसली अपने थॉट्स को फिल्टर किया है, या जो भी आया उसे सच मान लिया? हिल कहता है कि सबकॉन्शियस पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क नहीं करता, वह सिर्फ इनपुट लेता है और उसे बढ़ाता है। इसलिए अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सबकॉन्शियस स्कैर्सिटी पर फोकस करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं और पैसा मेरी ओर आ रहा है, तो डायरेक्शन बदलती है। यह कोई जादू नहीं है, यह मेंटल कंडीशनिंग है। लेकिन यहां एक खतरा है। अगर आप सिर्फ एफर्मेशंस बोलते हैं और रियल लाइफ में एक्शन नहीं लेते, तो सबकॉन्शियस इवेंचुअली आपकी हिपोक्रेसी पकड़ लेगा और फिर फेथ कमजोर होगा। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने शब्दों और कर्मों के बीच कंसिस्टेंसी रख पा रहे हैं? हिल का कहना है कि सबकॉन्शियस तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली समय है सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है, रेसिस्टेंस कम होता है। अब सोचिए, आप सोने से पहले क्या देखते हैं? खबरें, डर, तुलना, या अपना विजन? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी डेली रूटीन है, और रूटीन ही डेस्टिनी बनाती है। आप कोशिश करेंगे, कुछ दिन विजुअलाइजेशन करेंगे, फिर एक दिन थकान में स्किप करेंगे, फिर गिल्ट आएगा, फिर सोचेंगे यह सब मेरे बस का नहीं। यही टेस्ट है। अगर आप यहां टिक गए, तो धीरे धीरे आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस नेचुरल लगेगा, डिसीजंस तेज होंगे। लेकिन अगर आपने सबकॉन्शियस को रैंडम कंटेंट से भरते रहना जारी रखा, तो आप बाहर कितनी भी मेहनत कर लें, अंदर सबताज चलता रहेगा। और अब सवाल यह है, सबकॉन्शियस के बाद अगला दरवाजा कहां खुलता है? क्या सिर्फ अंदर की प्रोग्रामिंग काफी है, या आपको उस छठी इंद्रिय को समझना होगा जिसके बारे में हिल अंत में बात करता है? और सच बताऊं, अगर आपने इंट्यूशन को कभी सीरियसली नहीं लिया, तो शायद आपने अपनी सबसे बड़ी गाइडिंग सिस्टम को अनदेखा किया है। अब हम उस मोड पर हैं जहां बात सिर्फ लॉजिक की नहीं रहती। हिल इसे कहता है द ब्रेन और सिक्स्थ सेंस, और यहीं से किताब थोड़ी रहस्यमय हो जाती है। सच बताऊं, बहुत लोग यहां आकर असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ मेहनत, योजना और परसिस्टेंस की नहीं, बात उस सूक्ष्म चीज की है जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं।
हिल कहता है द ब्रेन इज बोथ अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट, यानी आपका दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, वह विचारों को भेजता भी है और पकड़ता भी है। पहली बार सुनो तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि कुछ लोगों के साथ बैठते ही आपका मूड बदल जाता है, या बिना बोले भी आप किसी की नेगेटिविटी महसूस कर लेते हैं? यह सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है। हिल का मानना है कि दिमाग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब आपका सबकॉन्शियस स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ किसी लक्ष्य पर फोकस्ड होता है, तो आपका ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसी के विचार अट्रैक्ट करने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात है? आंशिक रूप से हाँ, लेकिन हिल इसे अंधविश्वास नहीं बनाता। वह कहता है कि जब आपका माइंड क्लैरिटी और फेथ के साथ ट्यून्ड होता है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। आप अवसर जल्दी पहचानते हैं। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आपका माइंड कंफ्यूजन और डर से भरा है, तो अवसर सामने खड़े होकर भी आप नहीं देख पाएंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि बाद में आपने कहा, यार मौका था पर समझ नहीं आया। हिल सिक्स्थ सेंस को सबकॉन्शियस और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच का ब्रिज कहता है। यह वह इनर वॉइस है जो अचानक आइडिया देती है, अचानक वार्निंग देती है, या अचानक कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन यहाँ एक खतरा है। अगर आपका माइंड फियर, जेलसी, एंगर जैसी नेगेटिव इमोशंस से डोमिनेटेड है, तो सिक्स्थ सेंस म्यूट हो जाती है, सिग्नल नॉइज में खो जाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, या हर बार उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे? हिल ने एक दिलचस्प बात कही। उसने अपने दिमाग में इमेजिनरी काउंसिल बनाई। वह रोज कुछ महान व्यक्तियों की कल्पना करता था और उनसे मेंटली सलाह लेता था। यह सुनकर आप हंस सकते हैं, लेकिन उसका मकसद इमेजिनेशन को ट्रेन करना था। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी क्रिएटिव कैपेसिटी का एक्सरसाइज है। अगर आप अपने दिमाग को बड़े विचारों के साथ इंटरैक्ट करना सिखाते हैं, तो आपकी सोच का स्तर ऊपर उठता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह प्रैक्टिकल कैसे है? प्रैक्टिकल यह है कि जब आप कॉन्शियसली अपने रोल मॉडल्स के माइंडसेट को इमेजिन करते हैं, तो आप रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आपका मेंटल एनवायरनमेंट ही छोटा है, छोटी बातें, छोटी शिकायतें, छोटी तुलना, तो आपका ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसी पर अटका रहेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एवरेज कॉन्वर्सेशंस में एवरेज टॉपिक्स पर एवरेज लोगों के साथ दिन बिताते हैं, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंट्यूशन की उम्मीद मत कीजिए। अब प्रोग्रेशन देखिए। डिजायर ने दिशा दी, फेथ ने फ्यूल दिया, परसिस्टेंस ने एंड्योरेंस दिया, सबकॉन्शियस ने अलाइनमेंट किया। अब ब्रेन को ट्यून करना है। हिल फियर के 6 मूल कारणों की भी बात करता है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। वह कहता है कि ये फियर्स ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। कौन सा डर आपको सबसे ज्यादा रोकता है? पैसा खोने का, लोग हंसने का, या असफल कहलाने का? अगर आपने अपने डोमिनेंट फियर को पहचाना नहीं, तो आपका सिक्स्थ सेंस हमेशा सप्रेस्ड रहेगा। यहाँ मानसिक खतरा साफ है। अगर फियर डोमिनेंट है, तो इंट्यूशन साइलेंट हो जाएगी, और बिना इंट्यूशन के आप सिर्फ डेटर पर चलेंगे, और डेटर हमेशा फ्यूचर नहीं दिखाता। हिल कहता है कि सिक्स्थ सेंस को डेवलप करने का तरीका है मेडिटेशन, साइलेंस, रिफ्लेक्शन। लेकिन सच बताऊं, हम साइलेंस से डरते हैं, क्योंकि साइलेंस में हमारे एक्सक्यूजेस सुनाई देते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद के साथ बैठना अनकंफर्टेबल है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए। क्या आपने कभी कॉन्शियसली 5 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठकर अपने गोल पर फोकस किया है? जब आप ऐसा करते हैं, तो शुरुआत में बेचैनी होगी, दिमाग भागेगा, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, आइडियाज आएंगे, कनेक्शंस दिखेंगे। यह ओवरनाइट नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे, 2 दिन डिसिप्लिन रहेगा, तीसरे दिन फोन उठा लेंगे, फिर गिल्ट होगा, फिर दोबारा शुरू करेंगे। यही प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक असहज सच्चाई है। अगर आपने अपने ब्रेन को कॉन्शियसली ट्यून नहीं किया, तो वह एनवायरनमेंट से ट्यून होगा, और एनवायरनमेंट अक्सर एवरेज होता है। अब सोचिए, अगर आपका ब्रेन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, तो आप दुनिया को क्या सिग्नल भेज रहे हैं? डाउट या कॉन्फिडेंस, स्कैर्सिटी या अबंडेंस? हिल का आखिरी बड़ा संदेश यह है कि वेल्थ बाहर से पहले अंदर बनती है। स्टेट ऑफ माइंड पहले आता है, परिणाम बाद में। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपकी मानसिक अवस्था गरीब है, तो बैंक बैलेंस बदलने से भी आप अमीर महसूस नहीं करेंगे। और अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपनी सोच की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, या आप अभी भी परिस्थितियों को दोष देंगे? क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं, तो यह सारी समझ, यह सारी किताब
बस एक और इंस्पिरेशन बनकर रह जाएगी। और यहीं असली परीक्षा शुरू होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन सारे सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का वास्तविक कठोर तरीका क्या है? अब तक हमने इच्छा को जलाया, विश्वास को जगाया, ज्ञान को दिशा दी, परसिस्टेंस को समझा, ऊर्जा को रूपांतरित किया, सबकॉन्शियस को ट्यून किया और दिमाग की फ्रीक्वेंसी की बात की। लेकिन अब एक असहज सवाल सामने खड़ा है, इन सबको रोजमर्रा की जिंदगी में उतारेंगे कैसे? क्योंकि सच बताऊं, किताब पढ़ना आसान है, जीवन बदलना नहीं। हिल एक बहुत कठोर बात कहता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विशिंग फॉर अ थिंग एंड बीइंग रेडी टू रिसीव इट। यानी किसी चीज को चाहना और उसके लायक बनना दो अलग बातें हैं। ये लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, क्योंकि हम सब चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? ईमानदारी से बताइए, अगर आज अचानक आपके पास 10 गुना पैसा आ जाए तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे, या कुछ साल में वापस वहीं आ जाएंगे? यहीं ज्यादातर लोग सच्चाई से भागते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा उनकी समस्याएं हल करेगा। हिल कहता है, पैसा एम्पलीफाई करता है। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो वह डिसिप्लिन बढ़ाएगा, अगर आप बिखरे हुए हैं तो बिखराव बढ़ाएगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपकी आदतें उस स्तर के लायक हैं जिस स्तर का सपना आप देख रहे हैं? हिल बार बार डिसीजन की बात करता है। वह कहता है कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग देर से निर्णय लेते हैं और जल्दी बदल देते हैं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही खेल पलटता है। आपने कितनी बार दूसरों की राय के कारण अपना फैसला बदला है? दोस्त ने कहा रिस्की है, परिवार ने कहा स्टेबल रहो, और आपने अपनी आवाज दबा दी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हर बड़ा फैसला आप अप्रूवल लेकर लेते हैं तो आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। हिल के अनुसार इंडिसीजन फियर का ही रूप है। जब आप निर्णय नहीं लेते तो असल में आप डर रहे होते हैं गलती से, आलोचना से, नुकसान से। और इंडिसीजन की सबसे बड़ी कीमत क्या है? समय। और समय एक ऐसी मुद्रा है जो वापस नहीं आती। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, और साल निकल जाते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि शायद समस्या जानकारी की कमी नहीं, हिम्मत की कमी है। हिल कहता है, टेल द वर्ल्ड व्हाट यू इंटेंड टू डू, बट फर्स्ट शो इट। यानी घोषणा कम करो, काम ज्यादा। आज की दुनिया में हम उल्टा करते हैं, पहले पोस्ट फिर प्रयास, पहले शोर फिर आधा अधूरा एग्जीक्यूशन। अब सोचिए, अगर आपकी एनर्जी का बड़ा हिस्सा वैलिडेशन में जा रहा है तो एग्जीक्यूशन के लिए क्या बचेगा? यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आप काम से ज्यादा उसकी घोषणा में व्यस्त हैं तो आप प्रोग्रेस नहीं, इल्यूजन बना रहे हैं। अब प्रोग्रेशन देखिए। आपने गोल तय किया, फेथ डेवलप किया, एक्शन शुरू किया, बीच में रेजिस्टेंस आया, परसिस्टेंस ने संभाला, सबकॉन्शियस अलाइन हुआ। अब डिसीजन की बारी आई, और डिसीजन के बिना सब अधूरा है। हिल प्रोक्रास्टिनेशन को भी फियर का कजन कहता है। टालना अक्सर इसलिए होता है क्योंकि काम बड़ा लगता है, लेकिन वह सलाह देता है काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। एक कदम लो, आप कोशिश करेंगे, एक छोटा डिसीजन लेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बड़ा डिसीजन लेने की हिम्मत बनेगी। यही ग्रोथ है। लेकिन अगर आपने हर बार खुद से कहा कल से शुरू करूंगा, तो सबकॉन्शियस को आपने यह सिखा दिया कि आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप खुद की नजरों में भरोसेमंद हैं? हिल का एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, परसिस्टेंस प्लस डिसीजन बराबर पावर। जब आप जल्दी निर्णय लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक सॉलिडिटी आती है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर हफ्ते दिशा बदलते हैं तो लोग भी आपको सीरियस नहीं लेते। यह कठोर है, लेकिन सच है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपके गोल्स स्टेबल हैं या हर ट्रेंड के साथ बदलते हैं? हिल बार कहता है कि रिचेज एक मेंटल स्टेट है, और मेंटल स्टेट हैबिट से बनती है। डिसीजन भी एक हैबिट है। आप या तो डिसाइसिव बनने की आदत डालेंगे या इनडिसाइसिव बने रहेंगे। और इंडिसीजन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वह मौका जो आपने हेजिटेशन में खो दिया। यहाँ मानसिक खतरा साफ है। अगर आपने डिसीजन की मसल नहीं बनाई तो बाकी सारे सिद्धांत आधे अधूरे रह जाएंगे। आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनना पड़ेगा। क्लैरिटी अक्सर एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। आप पहले क्लैरिटी का इंतजार करते हैं, इसलिए एक्शन नहीं लेते, और एक्शन नहीं लेते इसलिए क्लैरिटी नहीं आती। यह विशेष साइकिल है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। क्या आप इम्परफेक्ट एक्शन लेने को तैयार हैं? क्योंकि परफेक्शन का इंतजार अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन का सोफिस्टिकेटेड रूप है। अब सवाल यह है, डिसीजन लेने के बाद क्या?
क्या सिर्फ निर्णय और परसिस्टेंस काफी हैं, या आपको उन फियर्स को जड़ से काटना होगा जो बार बार आपको रोकते हैं? क्योंकि अगर फियर अभी भी आपके अंदर बैठा है, तो अगली बार जब बड़ा मौका आएगा, क्या आप सच में उसे पकड़ पाएंगे, या फिर वही पुराना पैटर्न दोहराएंगे? अब हम उस अंधेरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं जहां ज्यादातर लोग जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहां बात किसी नई तकनीक की नहीं है। यहां बात उन दुश्मनों की है जो बाहर नहीं, अंदर रहते हैं। हिल इसे साफ शब्दों में कहता है, 6 बेसिक फियर्स। और सच बताऊं, अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आधी लड़ाई जीत ली। अगर अनदेखा किया तो बाकी सारे सिद्धांत बेकार हो जाएंगे। हिल कहता है कि इंसान के लगभग सारे डर इन 6 जड़ों से निकलते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। अब आप सोच रहे होंगे, डर तो सबको लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन फर्क यह है कि कौन डर को पहचानता है और कौन डर के इशारे पर फैसले लेता है। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आपके बड़े फैसले डर से संचालित हैं, तो आप कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। सबसे पहले फियर ऑफ पॉवर्टी। हिल कहता है, यह सबसे विनाशकारी डर है, क्योंकि यह इमेजिनेशन को जकड़ देता है। आदमी सेफ खेलता है, रिस्क नहीं लेता, नया प्रयास नहीं करता। वह सिक्योरिटी की आड़ में पोटेंशियल मार देता है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि अगर पैसे डूब गए तो? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। गरीबी का डर सतल होता है। यह आपको प्रैक्टिकल होने के नाम पर छोटा सोचने पर मजबूर करता है। आप कहते हैं, यार रियलिस्टिक रहो, लेकिन अक्सर रियलिस्टिक का मतलब होता है कंफर्टेबल रहो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपने कभी अपने बड़े सपने को इसलिए छोटा किया क्योंकि वह फाइनेंशियली रिस्की लगा? हिल कहता है कि पॉवर्टी का डर सिम्टम्स के रूप में आता है, इंडिसीजन, डाउट, वरी, ओवर कॉशन। अगर आप हर कदम पर ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा डरते हैं, ज्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो शायद रूट पॉवर्टी फियर है। अब दूसरा फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यह और भी खतरनाक है, क्योंकि यह एम्बिशन को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। लोग क्या कहेंगे? यह 4 शब्द करोड़ों सपनों की कब्र है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अप्रूवल के बिना नहीं चल सकते, तो आप लीडरशिप के लायक नहीं हैं। हिल ने देखा कि सफल लोग आलोचना को अब्सॉर्ब करना सीखते हैं। वे उससे टूटते नहीं, रिफाइन होते हैं। लेकिन एवरेज लोग क्रिटिसिज्म से बचने के लिए ही एवरेज बने रहते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई काम टाल दिया क्योंकि लोग मजाक उड़ा सकते थे? तीसरा फियर ऑफ इल हेल्थ, यह भी सतल है। ज्यादा चिंता, छोटी छोटी शारीरिक सेंसेशंस को बड़ा बना देना, खुद को मेंटली बीमार मान लेना। हिल कहता है कि माइंड और बॉडी गहराई से जुड़े हैं। अगर आप लगातार बीमारी का डर पालते हैं, तो शरीर भी वैसी प्रतिक्रिया देता है। यहां मानसिक खतरा साफ है। अगर आप हर समय वर्स्ट केस हेल्थ सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी कहां जाएगी? चौथा, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, जेलसी, सस्पिशन, इनसिक्योरिटी। यह भी फोकस तोड़ देता है। आप अपने लक्ष्य पर नहीं, अपने रिश्ते के डर पर फोकस करने लगते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपकी इनसिक्योरिटी आपकी प्रोडक्टिविटी खा रही है? पांचवा, फियर ऑफ ओल्ड एज। अब उम्र निकल गई, यह लाइन बहुत लोग बोलते हैं। हिल कहता है, यह सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन है। उम्र एक तथ्य है, लिमिटेशन नहीं। और आखिरी, फियर ऑफ डेथ। यह सबसे गहरा है, लेकिन पैराडॉक्स यह है कि जब तक आप जी रहे हैं, यह डर आपको फुली जीने से रोक सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या डर खत्म हो जाएगा? नहीं। हिल कहता है, डर को खत्म नहीं, मास्टर करना है। अवेयरनेस पहला कदम है। यह लाइन खतरनाक है। अगर आपने अपने डोमिनेंट फियर को नाम नहीं दिया, तो वह आपको साइलेंटली कंट्रोल करता रहेगा। अब प्रोग्रेशन देखिए। आपने डिजायर बनाया, फेथ डेवलप किया, डिसीजन लिया, एक्शन शुरू किया। बीच में डर आया, आपने पॉज किया। अगर आपने यहां डर को पहचान लिया और कॉन्शियसली उसे चैलेंज किया, तो ग्रोथ हुई। अगर नहीं किया, तो रिग्रेशन। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अपने डर को लिखना, उसका सामना करना अनकंफर्टेबल है। हिल सलाह देता है, सेल्फ एनालिसिस। अपने आप से कठोर सवाल पूछो। क्या मैं इंडिसाइसिव हूं? क्या मैं अप्रूवल डिपेंडेंट हूं? क्या मैं एक्सक्यूजेस बना रहा हूं? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यहां से आगे ऑनेस्टी की जरूरत है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह मेरा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अगर आप आज बैठकर अपने सबसे बड़े डर को लिखें, तो वह क्या होगा? और क्या आपने कभी कॉन्शियसली उसके खिलाफ एक्शन लिया? हिल कहता है कि फियर का इलाज है डेफिनेट पर्पस प्लस फेथ प्लस एक्शन। जब आप एक्शन लेते हैं, तो फियर सिकुड़ता है। जब आप अवॉइड करते हैं, तो फियर बढ़ता है। और यही असली खेल है। अवॉइडेंस कंफर्टेबल है,
एक्शन अनकंफर्टेबल है, लेकिन अवॉइडेंस लॉन्ग टर्म दर्द देता है। एक्शन शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट देता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने डिस्कंफर्ट से दोस्ती नहीं की तो आप ग्रोथ से भी नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपने डर की जड़ काटने को तैयार हैं, या आप उन्हें सोफिस्टिकेटेड एक्सक्यूजेस बनाकर रखते रहेंगे? क्योंकि अगर डर अभी भी डोमिनेंट है तो अगला कदम, जो हिल रिचेस के लॉज का समेकन कहता है, वह आप पर काम नहीं करेगा। और सच बताऊं, अगली परत में आपको यह देखना होगा कि आप सच में रिचेस चाहते हैं या सिर्फ उनके सपने से प्यार करते हैं। अब तक अगर आप सच में ईमानदारी से अपने साथ बैठे हैं तो एक अजीब सी बेचैनी अंदर जरूर होगी, क्योंकि इच्छा, विश्वास, योजना, परसिस्टेंस, सबकॉन्शियस, डिसीजन और फियर, ये सब बातें सुनना आसान है, लेकिन अब सवाल थोड़ा गहरा है। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ अमीर दिखना? यह सवाल हल्का नहीं है। हिल बार बार एक बात पर लौटता है, रिचेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। दौलत पहले मानसिक अवस्था बनती है, फिर बैंक बैलेंस। और अगर आपकी मानसिक अवस्था अभी भी स्कैर्सिटी, कंपैरिजन और अप्रूवल से भरी है, तो बाहर का पैसा भी आपको खाली ही रखेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी परिभाषा लोग क्या सोचेंगे से तय होती है, तो आप अभी भी मानसिक रूप से गरीब हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो असली रिचेस क्या है? हिल के अनुसार रिचेस सिर्फ पैसा नहीं है, यह फ्रीडम है, कंट्रोल है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, कंट्रीब्यूशन है। पैसा उसका एक हिस्सा है, पूरा नहीं। लेकिन यहाँ एक खतरनाक भ्रम है। हम में से बहुत लोग पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि हम इनसिक्योरिटी छुपा सकें, ताकि लोग हमें गंभीरता से लें, ताकि कंपैरिजन में जीत सकें। ईमानदारी से बताइए, अगर दुनिया में कंपैरिजन नाम की चीज नहीं होती तो क्या आप वही लक्ष्य रखते? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। हम अपनी एम्बिशन का आधा हिस्सा दूसरों की नजर से तय करते हैं। हिल एक सतल लेकिन शक्तिशाली बात करता है, एनवायरनमेंट शेप्स बिलीफ। अगर आप लगातार ऐसे माहौल में हैं जहां स्कैर्सिटी, नेगेटिविटी और एक्सक्यूजेस सामान्य हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम उसी तरह बनेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपका डेली एनवायरनमेंट कैसा है? कॉन्वर्सेशंस किस लेवल की होती हैं? विजन की या शिकायतों की? अगर आपका एनवायरनमेंट छोटा है तो आपकी एम्बिशन भी छोटी हो जाएगी और आप धीरे धीरे उसे नॉर्मल मान लेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बदलना अनकंफर्टेबल है। पुराने सर्कल से दूरी बनानी पड़ती है, अकेलापन आता है। हिल कहता है कि सक्सेसफुल पीपल कॉन्शियसली अपना मेंटल डाइट चुनते हैं। वे क्या पढ़ते हैं, किससे बात करते हैं, क्या सुनते हैं, यह सब रैंडम नहीं होता। अब सोचिए, आपका मेंटल डाइट क्या है? सुबह से रात तक आप किस तरह की जानकारी कंज्यूम करते हैं? डर, राजनीति, गॉसिप या ग्रोथ आइडियाज, पॉसिबिलिटीज? यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आप जंक इंफॉर्मेशन खा रहे हैं तो क्लैरिटी की उम्मीद मत कीजिए। अब प्रोग्रेशन देखिए। आपने फिर पहचाना, थोड़ा एक्शन लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर एनवायरनमेंट ने पुल बैक किया। दोस्तों ने कहा, इतना भी क्या सीरियस होना। आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। यही वह सतल जगह है जहां ग्रोथ रुकती है। हिल का कहना है कि रिचेस कॉन्शियस चॉइस है। आप या तो डिलिबरेटली सोचेंगे या डिफॉल्ट मोड में जिएंगे। डिफॉल्ट मोड आसान है, वही रूटीन, वही लोग, वही सीमाएं। लेकिन डिलिबरेट मोड अनकंफर्टेबल है। आपको खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं सच में अपने पोटेंशियल का पूरा उपयोग कर रहा हूं? ईमानदारी से बताइए, अगर अगले 5 साल आपकी आज की आदतों जैसे ही रहे तो क्या आप खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है तो यह अलार्म है। हिल कहता है कि सेल्फ डिसिप्लिन रिचेस का आधार है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब रिप्रेशन नहीं, डायरेक्शन है। आप अपनी इंपल्सेस को पहचानते हैं, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनते। यहाँ एक कठोर सच्चाई है, फ्रीडम डिसिप्लिन से आती है। बिना डिसिप्लिन के फ्रीडम कैओस बन जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपकी डेली हैबिट्स उस व्यक्ति से मैच करती हैं जो आप बनना चाहते हैं? आप कहेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं। अच्छा है, लेकिन कोशिश और कमिटमेंट में फर्क है। कोशिश में एस्केप रूट होता है, कमिटमेंट में नहीं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके पास बैकअप एक्सक्यूज है तो आपका सबकॉन्शियस उसे कभी भी एक्टिवेट कर देगा। हिल का पूरा दर्शन एक जगह जाकर कन्वर्ज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिचेस चाहते हैं, पूरी जिम्मेदारी लीजिए, परिस्थिति की नहीं, माइंडसेट की। अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि मेरे हालात अलग हैं, तो रुकिए, शायद सच में अलग हों। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उनके बावजूद सोच बदल सकते हैं? यही असली गेम है। अब अगला सवाल, क्या रिचेस सिर्फ इंडिविजुअल यात्रा है या कलेक्टिव एनर्जी का भी रोल है? हिल मास्टरमाइंड की शक्ति को बहुत ऊंचा स्थान देता है, लेकिन अगर आप अभी भी अकेले सब कुछ करना चाहते हैं, ईगो छोड़ना नहीं चाहते, तो क्या आप उस कलेक्टिव इंटेलिजेंस का लाभ उठा पाएंगे? और सच बताऊं,
अगर आपने ईगो नहीं तोड़ा तो अगला दरवाजा आपके लिए बंद ही रहेगा। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां बात अकेले आदमी की नहीं रहती। यहाँ हिल फिर से एक ऐसे सिद्धांत पर लौटता है जिसे वह बार बार पावरफुल बताता है, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। और सच बताऊं, अगर आपने इसे हल्के में लिया तो आप किताब का आधा सोना छोड़ देंगे। हिल कहता है, नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयरबाय क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल इंटेंजिबल फोर्स। यानी जब दो दिमाग एक डेफिनेट पर्पस के साथ जुड़ते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। यह सुनकर थोड़ा आध्यात्मिक लगेगा, लेकिन इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझो। जब आप अकेले सोचते हैं तो आपकी सोच आपकी सीमाओं से बंधी होती है, आपके अनुभव, आपकी मान्यताएं, आपके डर। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो अलग तरीके से सोचता है तो आपकी मेंटल बाउंड्री एक्सपैंड होती है। यह सिर्फ डिस्कशन नहीं है, यह एक्सपेंशन है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास ऐसा कौन है? और यहीं ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि सच यह है कि हम कन्वीनियंस सर्कल में जीते हैं, ग्रोथ सर्कल में नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो आपको इंटेलेक्चुअली चैलेंज करे तो आप स्टैग्नेंट हैं। मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं है, इसका मतलब है साझा डेफिनेट पर्पस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल हार्मनी। अगर ईगो डोमिनेट करेगा तो मास्टरमाइंड टूट जाएगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आप सच में किसी और की सलाह सुनने को तैयार हैं, या आप सिर्फ वैलिडेशन चाहते हैं? हिल कहता है कि मास्टरमाइंड अलायंस वेल्थ का मल्टीप्लायर है, क्योंकि एक व्यक्ति जहां थक जाता है दूसरा पुश देता है, जहां एक को ब्लाइंड स्पॉट है दूसरा क्लैरिटी देता है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक शर्त है, हार्मनी। अगर ग्रुप में जेलसी, कंपटीशन या हिडन एजेंडर है तो वही एनर्जी डिस्ट्रक्टिव बन जाएगी। ईमानदारी से बताइए, क्या आप दूसरों की सफलता से जेन्युइनली खुश हो सकते हैं, या अंदर हल्की सी जलन उठती है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड का मतलब है वल्नरेबिलिटी। आपको अपनी कमजोरी स्वीकार करनी होगी। हिल बार बार कहता है कि ईगो वेल्थ का साइलेंट किलर है, क्योंकि ईगो मदद लेने से रोकता है, ईगो फीडबैक से चिढ़ता है, ईगो गलती मानने से डरता है। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आप हमेशा सही दिखना चाहते हैं तो आप कभी बड़ा नहीं बनेंगे। अब प्रोग्रेशन देखिए। आपने इंडिविजुअल माइंडसेट बदला, डिजायर क्लियर किया, एक्शन लिया, फिर से लड़े, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अब मास्टरमाइंड में शामिल हुए। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लोग अलग सोचेंगे, आपकी आदतें चैलेंज होंगी। आप एक आइडिया रखेंगे, कोई उसे क्रिटिसाइज करेगा, ईगो ट्रिगर होगा, आप डिफेंड करेंगे। अगर यहां आपने ईगो निगल लिया और सुना तो ग्रोथ, अगर डिफेंड करते रहे तो स्टैग्नेशन। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की मीटिंग है। हिल के अनुसार मास्टरमाइंड सिर्फ बिजनेस टूल नहीं है, यह मेंटल एम्पलीफायर है। जब लोग अलाइंड इमोशन और पर्पस के साथ जुड़ते हैं तो उनकी कलेक्टिव एनर्जी आइडियाज को तेजी से रियलिटी में बदलती है। अब सोचिए, अगर आप अकेले ही सब करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड लिमिटेड है, लेकिन अगर अलाइंड लोग साथ हैं तो एक्सेलरेशन अलग होता है। लेकिन यहाँ मानसिक खतरा है, गलत ग्रुप। अगर आप ऐसे लोगों के साथ मास्टरमाइंड बना लें जिनका विजन छोटा है, डिसिप्लिन कम है, कमिटमेंट कमजोर है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। ईमानदारी से बताइए, क्या आपके करंट सर्कल में एम्बिशन नॉर्मलाइज है या मजाक? हिल ने एक और सतल बात कही, पावर रिक्वायर्स नो अपॉलॉजी। यानी जब आपके पास क्लैरिटी और अलाइनमेंट से बनी पावर है तो आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका माइंडसेट अभी भी अप्रूवल डिपेंडेंट है तो मास्टरमाइंड में भी आप अपनी असली बात नहीं रख पाएंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आप अपने गोल को इतनी क्लैरिटी से बोल सकते हैं कि सामने वाला गंभीर हो जाए? मास्टरमाइंड प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि रिचेज अकेले की लड़ाई नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आपकी है। ग्रुप सपोर्ट देगा, लेकिन डिसीजन आपका होगा। यहाँ एक असहज सच्चाई है, कई लोग मास्टरमाइंड का नाम लेकर गॉसिप ग्रुप बना लेते हैं। चर्चा होती है, एक्सिक्यूशन नहीं, और फिर कहते हैं काम नहीं किया। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। क्या आपका सर्कल एक्सिक्यूशन ओरिएंटेड है या सिर्फ डिस्कशन ओरिएंटेड? अब सवाल गहरा होता जा रहा है। डिजायर, फेथ, परसिस्टेंस, सबकॉन्शियस, फियर, कंट्रोल, डिसीजन, मास्टरमाइंड सब मिलकर एक आर्किटेक्चर बनाते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, हिल बार बार एक चीज पर लौटता है, सेल्फ कंट्रोल। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो डिजायर ऑब्सेशन बन सकता है, मास्टरमाइंड मैनिपुलेशन बन सकता है, मनी एडिक्शन बन सकता है। और अगर आपने अपने कैरेक्टर को मजबूत नहीं किया तो रिचेज आपको संभालने की बजाय आपको तोड़ देंगे। तो अब अगला कदम क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग, इंटेग्रिटी, इनर अलाइनमेंट। क्योंकि अगर अंदर और बाहर एक नहीं है तो कितनी भी वेल्थ आए, शांति नहीं आएगी। और सच बताऊं,
अगली परत में आपको यह देखना होगा कि आप सच में कौन हैं और क्या आपका कैरेक्टर उस लेवल की सफलता झेल सकता है। अब हम उस जगह आ पहुंचे हैं जहां बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर कैरेक्टर मजबूत नहीं है तो बाकी सारे सिद्धांत हथियार बन सकते हैं आपके खिलाफ। हिल बहुत साफ कहता है कि रिचेज सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह पर्सनैलिटी का खेल है, और पर्सनैलिटी बिना कैरेक्टर के हॉलो होती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका अंदर और बाहर अलग अलग है तो देर सवेर सब गिर जाएगा। हिल ने अपनी पूरी रिसर्च में एक पैटर्न देखा। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाई उनके अंदर एक चीज कॉमन थी, इंटेग्रिटी। वे शॉर्ट टर्म लाभ के लिए अपने मूल्यों को नहीं बेचते थे। वे जानते थे कि ट्रस्ट कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे, इंटेग्रिटी से पैसा कैसे जुड़ता है? सीधा जुड़ता है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपके साथ जुड़ते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी स्किल हो, दरवाजे बंद रहेंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या लोग आपको कंसिस्टेंट मानते हैं या अनप्रिडिक्टेबल? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रेपुटेशन है, और रेपुटेशन इनविजिबल करेंसी है। हिल कैरेक्टर को सेल्फ कंट्रोल से जोड़ता है। वह कहता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी रिचेज का आधार है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, जेलसी से भर जाते हैं, इनसिक्योरिटी से रिएक्ट करते हैं, तो आपका जजमेंट क्लाउडेड रहेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आखिरी बार कब आपने इंपल्स में कोई फैसला लिया और बाद में पछताया? हिल का कहना है कि रिचेज का रास्ता लंबा है। बीच में टेम्पटेशंस आएंगे, शॉर्टकट्स, अनएथिकल ऑफर्स, आसान पैसा, और यही कैरेक्टर की परीक्षा होती है। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आप सिर्फ परिणाम से प्रेम करते हैं, प्रक्रिया से नहीं, तो आप गलत मोड़ ले सकते हैं। अब प्रोग्रेशन देखिए। आपने मास्टरमाइंड ज्वाइन किया, फीडबैक मिला, ईगो हर्ट हुआ। आपने खुद को ऑब्जर्व किया, धीरे धीरे रिएक्शन कम हुआ, थोड़ा मैच्योरिटी आई। ये छोटी जीत है, लेकिन फिर एक दिन बड़ा मौका आया, जल्दी फायदा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। आपने सोचा एक बार से क्या फर्क पड़ेगा। यही वह सतल जगह है जहां कैरेक्टर शेप होता है। हिल कहता है कि फियर और ग्रीड अक्सर कैरेक्टर को करप्ट करते हैं। पॉवर्टी का डर आपको कॉम्प्रोमाइज करवाता है, वेल्थ की लालच आपको अंधा करती है। ईमानदारी से बताइए, अगर कोई आपको बड़ी रकम दे और कहे कि बस थोड़ा सा गलत बोलना है, क्या आप मना कर पाएंगे? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल सवाल असली परीक्षा जैसा लगता है। हिल का पूरा दर्शन यह नहीं कहता कि आप सेंट बन जाए, वह कहता है अलाइनमेंट। जो सोचते हैं वही बोलें, जो बोलते हैं वही करें। यह सुनना कठिन है, क्योंकि हम सब कभी न कभी इमेज मैनेज करते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपकी पब्लिक इमेज और प्राइवेट हैबिट्स एक जैसी हैं? अगर नहीं, तो अंदर फ्रिक्शन रहेगा, और फ्रिक्शन एनर्जी खा जाता है। हिल एक और सतल बात करता है, सक्सेस अट्रैक्ट्स एनिमीज। जब आप ग्रो करेंगे, कुछ लोग खुश नहीं होंगे, क्रिटिसिज्म बढ़ेगा, जेलसी बढ़ेगी। अगर आपका कैरेक्टर मजबूत नहीं है तो आप डिफेंसिव हो जाएंगे या एरोगेंट। दोनों ही डाउनफॉल के रास्ते हैं। यहाँ मानसिक खतरा साफ है। अगर आपने प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों को बैलेंस करना नहीं सीखा तो आप अनस्टेबल रहेंगे। हिल कहता है कि रियल रिचेज इनर पीस के बिना अधूरी है। अगर पैसा आया लेकिन शांति नहीं आई तो आप फिर भी खाली रहेंगे। अब सोचिए, क्या आपकी एम्बिशन में पीस का एलिमेंट है या सिर्फ पावर का? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी दिशा है। आप कोशिश करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, 1-2 बार स्लिप करेंगे, फिर गिल्ट आएगा, फिर खुद को सुधारेंगे। यही कैरेक्टर बिल्डिंग है। यह ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन अगर आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन बंद कर दिया तो ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप खुद को परफेक्ट मानने लगे तो डिक्लाइन शुरू हो चुका है। अब सवाल और गहरा हो गया है। डिजायर, फेथ, एक्शन, मास्टरमाइंड, कैरेक्टर सब मिलकर एक आर्किटेक्चर बना रहे हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, हिल बार बार सबकॉन्शियस इंट्यूशन, इन्फिनिट इंटेलिजेंस की तरफ लौटता है। क्यों? क्योंकि अंत में वेल्थ सिर्फ बाहरी स्ट्रैटेजी से नहीं, इनर अलाइनमेंट से आती है। और अगर आपका इनर अलाइनमेंट टूट गया तो क्या आपका बाहरी एम्पायर टिक पाएगा? अब अगली परत में हमें उस इनविजिबल गाइडेंस को समझना होगा जिसे हिल बार बार संकेत देता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप सच में खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार हैं या अभी भी कहीं ना कहीं नैरेटिव बना रहे हैं? क्योंकि अगर नैरेटिव चल रहा है तो अगला सच आपको और भी असहज करेगा। अब बात वहां पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग असहज होकर या तो हंस देते हैं या कह देते हैं, यह सब थोड़ा ज्यादा हो गया। क्योंकि हिल अब उस परत की बात करता है जिसे वह इन्फिनिट इंटेलिजेंस और सिक्स्थ सेंस के जरिए छूता है। और सच बताऊं, अगर आपने अब तक की यात्रा ईमानदारी से की है तो यह हिस्सा आपको डराएगा भी और एक्साइट भी करेगा।
हिल का मानना है कि जब इंसान का माइंड डेफिनेट पर्पस, बर्निंग डिजायर, फेथ और डिसिप्लिन्ड एक्शन के साथ अलाइन हो जाता है तो वह एक हायर लेवल की इंटेलिजेंस से जुड़ने लगता है। वह इसे रहस्य बनाकर नहीं कहता, वह इसे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के रूप में रखता है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द एबिलिटी टू कंप्लीटली कंट्रोल हिज ओन माइंड। यह उसकी सीधी लाइन है। वह कह रहा है कि अगर आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा नियंत्रित कर सकते हैं। यह सुनना अच्छा लगता है, लेकिन इसका उल्टा ज्यादा डरावना है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट बोरोड है तो आपकी जिंदगी भी बोरोड है। अब आप सोच रहे होंगे इन्फिनिट इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? हिल इसे ऐसे समझाता है कि जब आपका सबकॉन्शियस साफ, फोकस्ड और इमोशनली चार्ज्ड होता है तो अचानक आपको ऐसे आइडियाज मिलते हैं जो पहले नहीं दिखते थे। अचानक क्लैरिटी आती है, अचानक सही निर्णय सही समय पर होता है। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग राइट प्लेस एट राइट टाइम पर होते हैं? हिल कहता है वह लक नहीं है, वह प्रेपरेशन प्लस अलाइनमेंट है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपने कभी कॉन्शियसली खुद को इतना अलाइंड किया कि आपका इंट्यूशन साफ सुनाई दे? यहाँ एक मानसिक खतरा है। अगर आपका माइंड क्लटर्ड है कंपैरिजन, जेलसी, फियर, इनसिक्योरिटी से, तो इंट्यूटिव गाइडेंस दब जाएगी। हिल मेडिटेशन शब्द का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वह साइलेंस की ताकत को समझता है। वह कहता है कि क्रिएटिव आइडियाज अक्सर शांति के क्षणों में आते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपके दिन में साइलेंस का एक भी कॉन्शियस पल होता है या हर खाली जगह स्क्रीन से भर दी जाती है? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रूटीन है और रूटीन ही डेस्टिनी है। अब प्रोग्रेशन देखिए। आपने डिजायर को रिफाइन किया, फेथ बिल्ड किया, एक्शन लिया, फियर को चैलेंज किया, मास्टरमाइंड से स्ट्रेंथली कैरेक्टर पर काम किया। अब आप थोड़ा स्टेबल महसूस कर रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी अंत नहीं है, यह दौरवे है। हिल कहता है कि जब माइंड पूरी तरह फोकस्ड और इमोशनली हार्मोनाइज्ड होता है तो सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होने लगती है। यह कोई जादुई आवाज नहीं है, यह सटल अवेयरनेस है। लेकिन अगर आप हर इंट्यूशन को डाउट से काट देते हैं तो धीरे धीरे वह सिग्नल बंद हो जाएगा। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको स्थायी सफलता नहीं दे सकती। अब एक और कठोर सच्चाई, इन्फिनिट इंटेलिजेंस का कनेक्शन सेल्फिश एम्बिशन से नहीं बनता। हिल ने देखा कि जो लोग सिर्फ व्यक्तिगत लालच से ड्रिवन थे वे लंबे समय तक टिक नहीं पाए, लेकिन जिनकी एम्बिशन में कंट्रीब्यूशन था उनका इम्पैक्ट गहरा और लंबा था। ईमानदारी से बताइए, आपके गोल में सिर्फ मैं है या हम भी है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन की बात आते ही एम्बिशन थोड़ी मचूर हो जाती है। सिर्फ पैसा कमाना और वैल्यू क्रिएट करना दोनों अलग बातें हैं। हिल का पूरा दर्शन धीरे धीरे आपको एक जगह ले आता है, सेल्फ मैस्टरी। अगर आपने अपने थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस और डिसीजंस को मास्टर नहीं किया तो रिचेस अनस्टेबल रहेंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अगर आज आपको वो सब मिल जाए जो आप चाहते हैं तो क्या आप मेंटली रेडी हैं उसे सस्टेन करने के लिए? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। आप कोशिश करेंगे, साइलेंस में बैठेंगे। पहले दिन बेचैनी होगी, दूसरे दिन डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, तीसरे दिन थोड़ा क्लैरिटी आएगा। यह ओवरनाइट एनलाइटनमेंट नहीं है, यह ग्रेजुअल ट्यूनिंग है। लेकिन अगर आपने ट्यूनिंग ही नहीं की तो आप बाहरी नॉइज में ही जीते रहेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका जीवन पूरी तरह रिएक्टिव है तो आप क्रिएटर नहीं हैं। अब सवाल और गहरा है, क्या आप सच में क्रिएटर बनना चाहते हैं या कंफर्टेबल रिएक्टर बने रहना चाहते हैं? क्योंकि अगली परत में हिल एक अंतिम इंटीग्रेशन की बात करता है, सारे सिद्धांतों को एक साथ जीना। और सच बताऊं, अगर आपने किसी एक हिस्से को भी हल्के में लिया तो पूरी स्ट्रक्चर हिल सकती है। तो अब अंतिम प्रश्न यह है, क्या आप इन सिद्धांतों को सिर्फ समझकर छोड़ देंगे या उन्हें जीने का साहस करेंगे? अब हम उस मोड पर हैं जहां बातें दोहराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आपने यहां तक सच में साथ दिया है तो अब आपको इंटीग्रेशन समझना होगा। हिल ने पूरे सफर में अलग अलग सिद्धांत दिए, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस, सिक्स्थ सेंस, फियर, कंट्रोल। लेकिन असली ताकत तब आती है जब ये सब एक साथ काम करने लगते हैं। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। वे एक दो सिद्धांत पकड़ लेते हैं, थोड़ा मोटिवेशन आता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं किताब काम नहीं करती। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने आधा सिस्टम अपनाया है तो आधा परिणाम ही मिलेगा। हिल की पूरी फिलॉसफी एक मेंटल ब्लूप्रिंट है। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये कंडीशनिंग मैनुअल है।
और कंडीशनिंग तब तक काम नहीं करती जब तक कंसिस्टेंसी ना हो। अब आप सोच रहे होंगे तो प्रैक्टिकली करूं क्या? पहला, डेफिनेट चीफ एम। क्या आपका गोल अभी भी साफ लिखा हुआ है या कहीं खो गया? दूसरा, डेली ऑटो सजेशन। क्या आप अभी भी रोज अपने लक्ष्य को भावनात्मक इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहे हैं या बस शुरुआत में किया था? तीसरा, एक्शन प्लस रिवीजन। क्या आप वीकली अपने प्लान को रिव्यू कर रहे हैं या ब्लाइंडली चल रहे हैं? यह सिर्फ चेकलिस्ट नहीं है, यह मेरा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अगर आज आपका दिन एनालाइज किया जाए तो उसमें आपके बड़े गोल के लिए कितने घंटे गए? ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में कमिटेड हैं या बस इंस्पायर्ड थे? यहाँ मानसिक खतरा बहुत सतल है। इंस्पिरेशन एडिक्टिव होती है, एक्शन पेनफुल होता है। लोग इंस्पिरेशन कंज्यूम करते हैं ताकि एक्शन टाल सकें। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। हिल कहता है, नॉलेज हैज नो वैल्यू एक्सेप्ट दैट विच कैन बी गेन्ड फ्रॉम इट्स एप्लीकेशन टुवर्ड्स सम वर्दी एंड। यानी नॉलेज तभी मूल्यवान है जब उसका एप्लीकेशन हो। ये लाइन खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ समझा है, लागू नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं बदला। अब प्रोग्रेशन देखिए। आपने शुरुआत में डिजायर महसूस किया, फिर फेथ बिल्ड किया, कुछ दिन डिसिप्लिन रखा, बीच में गिरावट आई, फिर उठे, फिर थोड़ी क्लैरिटी आई। अब सवाल है, क्या आप इसे लाइफस्टाइल बनाएंगे? लाइफस्टाइल मतलब डेली स्ट्रक्चर। सुबह उठते ही क्या आपका माइंड पर्पस से जुड़ता है या सीधे डिस्ट्रैक्शन से? दिन में क्या आपके एक्शंस अलाइंड हैं या रैंडम? रात में क्या आपने रिफ्लेक्शन किया या बस थककर सो गए? यह सुनना कठिन है, क्योंकि यह अकाउंटेबिलिटी मांगता है। हिल का इंटीग्रेशन मॉडल सिंपल है, लेकिन कठोर थॉट, इमोशन, एक्शन, हैबिट, कैरेक्टर, डेस्टिनी। अगर थॉट लेवल पर क्लैरिटी नहीं है तो डेस्टिनी लेवल पर कंफ्यूजन होगा। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। क्या आपके थॉट्स कंट्रोल्ड हैं या एनवायरनमेंट तय कर रहा है कि आप क्या सोचेंगे? अगर आपने माइंड को कॉन्शियसली फीड नहीं किया तो वह डिफॉल्ट फीड लेगा, और डिफॉल्ट फीड अक्सर फियर, कंपैरिजन और मीडियोक्रिटी है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने मेंटल इनपुट्स नहीं बदले तो आउटपुट भी नहीं बदलेगा। अब एक और असहज सच्चाई, रिचेस का मतलब सिर्फ अक्यूमुलेशन नहीं है, यह एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब है आप खुद बड़े होते जाए। लेकिन अगर आप पैसे कमाकर भी मेंटली छोटे रहे, इनसिक्योर रहे, रिएक्टिव रहे, तो वह रिचेस टिकेंगे नहीं। हिल ने बार बार कहा, रिचेस बिगिंस विद अ स्टेट ऑफ माइंड। अब सवाल है, क्या वह स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल है या सिचुएशन डिपेंडेंट? अगर आपका कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर डिपेंड करता है तो वह फ्राजाइल है। अगर आपका कॉन्फिडेंस आइडेंटिटी पर बेस्ड है, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कमिटेड हूं, तो वह स्थायी है। ईमानदारी से बताइए, आपकी आइडेंटिटी क्या है? ड्रीमर, ट्रायर या दुआ? यह सिर्फ लेबल नहीं है, यह सेल्फ कॉन्सेप्ट है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट ही बिहेवियर तय करता है। अब आप शायद थोड़ा थक गए होंगे, क्योंकि यह सफर आसान नहीं है। हिल ने भी कहा, यह किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट चाहते हैं, यह उन लोगों के लिए है जो खुद को बदलने को तैयार हैं। लेकिन आखिरी इंटीग्रेशन अभी बाकी है। क्या आपने नोटिस किया कि हिल ने बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की? अगर कुछ नहीं बदला तो ब्लेम बाहर मत ढूंढो। यह लाइन अनकंफर्टेबल है। अगर आपने अभी भी एक्सक्यूजेस बचाकर रखे हैं तो यह सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा। अब आखिरी चरण में हमें यह देखना होगा कि क्या आप सच में ओनरशिप लेने को तैयार हैं, क्योंकि जब तक आप पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक वेल्थ एक सपना ही रहेगी। और अगला सवाल सीधा है, क्या आप अपने जीवन के क्रिएटर बनेंगे या परिस्थितियों के विक्टिम बने रहेंगे? अब हम लगभग उस किनारे पर हैं जहां से या तो आप सच में बदलेंगे या यह सब एक और अच्छी किताब बनकर रह जाएगा। और सच बताऊं, यही असली फैसला होता है, क्योंकि अब बात नॉलेज की नहीं, ओनशिप की है। हिल ने पूरी किताब में बार बार एक ही बीज बोया है, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। यह उसकी लाइन है। वह कह रहा है कि आप अपनी नियति के मालिक हैं, अपने आत्मा के कप्तान। सुनने में एम्पावरिंग लगता है, लेकिन इसका वजन महसूस कीजिए। अगर आप कप्तान हैं तो जहाज डूबा क्यों? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी जिंदगी आपकी उम्मीदों जैसी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने स्टीयरिंग छोड़ दी है। अब आप सोच रहे होंगे, पर हालात, परिवार, पैसे की कमी, हाँ ये सब सच है। लेकिन हिल का तर्क यह है कि हालात शुरुआत तय करते हैं, अंत नहीं। अगर हालात ही सब तय करते तो एक जैसे हालात में पले लोग अलग अलग नतीजे क्यों पाते? ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपने हालात को परमानेंट मान लिया? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी सोच का पैटर्न है। हिल ओनरशिप को दो स्तरों पर रखता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ओनरशिप मतलब एक्शन लेना, इंटरनल ओनरशिप मतलब ब्लेम न करना। अगर आप हर बार कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, सही टाइमिंग नहीं थी, तो आपने सबकॉन्शियस को यह सिखा दिया
कि आप पावरलेस हैं। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आप खुद को पावरलेस मानते हैं तो आप सच में पावरलेस हो जाएंगे। अब प्रोग्रेशन देखिए। आपने डिजायर जगाई, फेथ बिल्ड किया, एक्शन लिया, फियर पहचाना, मास्टरमाइंड बनाया, कैरेक्टर पर काम किया, इंटीग्रेशन समझा। अब अल्टीमेट टेस्ट है, क्या आप पूरी जिम्मेदारी लेंगे? आप कोशिश करेंगे, एक दिन पूरी जिम्मेदारी लेंगे, अगले दिन कोई सेटबैक आएगा, इंस्टिंक्ट होगा ब्लेम करने का, सिस्टम, लोग, टाइमिंग। अगर यहां आपने पॉज लिया और कहा ठीक है, इसमें मेरा हिस्सा क्या है, तो ग्रोथ। अगर नहीं तो रिग्रेशन। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ब्लेम छोड़ना ईगो तोड़ता है। हिल कहता है कि एक्सक्यूजेस इमेजिनेशन का दुरुपयोग है। वही इमेजिनेशन जो वेल्थ बना सकती है, एक्सक्यूजेस भी बना सकती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपके पास अभी कौन सा एक्सक्यूज बचा हुआ है? समय नहीं, पैसा नहीं, सही लोग नहीं। सवाल यह नहीं कि एक्सक्यूज वैलिड है या नहीं, सवाल यह है क्या आप उसके बावजूद एक्शन लेंगे। यह बात सुनना कठिन है, लेकिन यही थ्रेशोल्ड है। हिल की फिलॉसफी हार्श नहीं है, लेकिन अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। वह सिंपैथी नहीं देता, वह सिस्टम देता है। और सिस्टम तभी काम करता है जब आप ऑपरेटर की तरह सोचें, विक्टिम की तरह नहीं। अब एक और असहज सच, ओनरशिप का मतलब है अपनी फेलियर्स भी एक्सेप्ट करना, बिना सेल्फ हेट के, बिना ड्रामा के। आप गिरे, गलत डिसीजन लिया, नुकसान हुआ, ठीक है। लेसन क्या है? अगर हर फेलियर ईगो पर चोट बन गया तो आप सीख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर फेलियर डेटर बन गया तो आप इवॉल्व करेंगे। यह सिर्फ माइंडसेट नहीं है, यह डेली डिसिप्लिन है। सुबह उठते ही क्या आप कॉन्शियसली अपने माइंड को पर्पस से जोड़ते हैं या फोन खोलते हैं? दिन में क्या आप डिलिबरेट डिसीजन लेते हैं या ड्रिफ्ट करते हैं? रात में क्या आप रिफ्लेक्शन करते हैं या बस डिस्ट्रैक्शन में डूब जाते हैं? यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी दिनचर्या रैंडम है तो आपका फ्यूचर भी रैंडम होगा। अब आखिरी परत दिखने लगी है। हिल की पूरी टीचिंग एक सर्कल बनाती है, डिजायर से शुरू, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खत्म और फिर से डिजायर रिफाइन। ये लिनियर नहीं है, ये साइकिल है। आप ग्रो करेंगे, नया लेवल आएगा, नया फियर आएगा, फिर मास्टरी, फिर नया चैलेंज। सवाल यह नहीं कि चैलेंजेस आएंगे या नहीं, सवाल यह है क्या आप अब खुद को कैप्टन मानते हैं? अगर हां, तो हर तूफान में भी स्टीयरिंग आपके हाथ में रहेगा। अगर नहीं तो छोटी लहर भी बड़ी लगेगी। ईमानदारी से बताइए, क्या आप रेडी हैं पूरी ओनरशिप लेने के लिए, बिना ड्रामा, बिना एक्सक्यूज? क्योंकि अगला और अंतिम चरण कंफर्ट नहीं देगा, वह आपको एक आखिरी मिरर दिखाएगा, और उस मिरर में या तो आप क्रिएटर दिखेंगे या अब भी परिस्थितियों का प्रोडक्ट। अब हम आखिरी दहलीज पर खड़े हैं, और सच बताऊं, यहां आकर ज्यादातर लोग राहत की सांस लेते हैं। चलो, किताब खत्म हुई। लेकिन अगर आप सच में समझ गए हैं तो आपको राहत नहीं, जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए। क्योंकि हिल ने शुरुआत से अंत तक एक ही बात घुमाकर कही है, रिचेस बाहर की चीज नहीं है, यह अंदर की स्थिति है। और अगर अंदर बदलाव नहीं हुआ तो बाहर की कोई भी उपलब्धि टिकेगी नहीं। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यह वही पहली लाइन है जिससे सफर शुरू हुआ था। अब इसे दोबारा पढ़िए। कंसीव यानी स्पष्ट कल्पना, बिलीव यानी बिना डगमगाए विश्वास, अचीव यानी लगातार एक्शन। अगर इन तीनों में से एक भी कमजोर है तो परिणाम कमजोर होगा। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी कल्पना छोटी है, विश्वास डगमगाता है और एक्शन असंगत है, तो फिर परिणाम क्यों बड़ा होगा? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने इच्छा जगाई, कुछ दिन डिसिप्लिन रखा, बीच में गिरावट आई, फिर संभले, कुछ छोटी जीतें मिली, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा, फिर लाइफ ने नया टेस्ट दिया, शायद फिर से डाउट आया। यही साइकिल है। हिल का असली संदेश मोटिवेशनल नहीं है, वह ट्रांसफॉर्मेशनल है। और ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्टेबल नहीं होता। सच बताऊं, रिचेस का रास्ता ग्लैमरस नहीं है, यह रिपेटिटिव है, बोरिंग है, कभी कभी लोनली है, लेकिन यह एम्पावरिंग है। अब एक आखिरी अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आप अगले 1 साल तक वही आदतें दोहराए जो आज हैं, तो क्या आपकी जिंदगी बदलेगी? अगर जवाब नहीं है, तो क्या आप सच में बदलने को तैयार हैं? यहाँ कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं बजेगा, कोई ताली नहीं बजेगी, यहाँ सिर्फ डेली चॉइस है। सुबह उठकर पर्पस या डिस्ट्रैक्शन, दिन में डिलिबरेट एक्शन या रैंडम ड्रिफ्ट, रात में रिफ्लेक्शन या अवॉइडेंस। ये छोटे चुनाव डेस्टिनी बनाते हैं। हिल ने बार बार कहा, रिचेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड स्थायी नहीं होती, उसे रोज बनाना पड़ता है। अगर आपने आज कॉन्शियसली अपने माइंड को फीड नहीं किया तो वह डिफॉल्ट फीड लेगा, और डिफॉल्ट फीड अक्सर मीडियोक्रिटी है। ये लाइन आपको चुभेगी, एवरेज होना एक्सीडेंटल नहीं है, ये डेली अनकॉन्शियस चॉइसेस का परिणाम है। अब अंतिम मेरा सामने है, क्या आप सच में अलग जीवन चाहते हैं? तो अलग सोच रखनी होगी। अलग सोच के लिए अलग इनपुट चाहिए, अलग इनपुट के लिए अलग डिसिप्लिन चाहिए, और अलग डिसिप्लिन के लिए अलग आइडेंटिटी चाहिए।
आप खुद को क्या मानते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कोशिश करता है या ऐसा व्यक्ति जो करता है? डिफरेंस सटल है, इम्पैक्ट गहरा है। अगर आपकी आइडेंटिटी में डिसिप्लिन्ड हूं बन गई तो डिसिप्लिन नेचुरल लगेगा। अगर आइडेंटिटी में लेजी हूं है तो मोटिवेशन भी कमजोर रहेगा। यह सिर्फ एफर्मेशन नहीं है, यह सेल्फ डेफिनेशन है, और सेल्फ डेफिनेशन ही बिहेवियर का रूट है। अब आखिरी सच, रिचेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ये क्लैरिटी है, ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कंट्रोल है। अगर पैसा आ जाए लेकिन कंट्रोल ना हो तो कैओस है। अगर पैसा आ जाए लेकिन क्लैरिटी ना हो तो कंफ्यूजन है। अगर पैसा आ जाए लेकिन कैरेक्टर ना हो तो कलैप्स है। तो असली काम क्या है? माइंड मास्टरी, डेली, रिलेंटलेस, अनसीन। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब एक्सिक्यूशन है, और एक्सिक्यूशन बोरिंग है। लेकिन एक्सिक्यूशन ही अलग करता है ड्रीम को डूअर से। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑफ डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस अलाइनमेंट, फियर मास्टरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रेशन, सब आपके सामने है। अब बहाना क्या है? अगर अभी भी आप सोच रहे हैं शायद सही समय आने दो, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी। सही समय बनाया जाता है, इंतजार नहीं किया जाता। और अगर आप आज से कॉन्शियसली यह सिस्टम नहीं जीते तो एक साल बाद भी आप वहीं होंगे, बस और फ्रस्ट्रेटेड। यह किताब आपको अमीर नहीं बनाएगी, यह आपको ऐसा इंसान बनाएगी जो अमीर बन सकता है, और फर्क यही है। तो आखिरी सवाल, क्या आप सच में उस इंसान में बदलने को तैयार हैं, या आपको अभी भी इंस्पिरेशन चाहिए, एक्शन नहीं?